भारतीय इतिहास में ना कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने हमारे देश की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है। ये कहानी है खोज की, मसालों की, व्यापार की और हाँ, टकराव की। एक ऐसी अकेली समुद्री यात्रा जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जो खाने में तीखी चटपटी मिर्च खाते हैं, कभी सोचा है कि ये आई कहाँ से? ये सवाल सुनने में जितना आम लगता है ना, इसका जवाब उतना ही जबरदस्त है। दरअसल इसकी कहानी एक ऐसे ऐतिहासिक पल से जुड़ी है जिसने न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बदला बल्कि भारत के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, इस एक मिर्च का राज 500 साल पुरानी एक बहुत लंबी और बहुत ही खतरनाक समुद्री यात्रा में छुपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की इतनी बेचैनी क्यों थी। तो बात है साल 1453 की। ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मेन गेटवे था। और जैसे ही ये दरवाज़ा बंद हुआ, तुर्कों ने यहाँ से गुजरने वाले हर सामान पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत से यूरोप जाने वाले मसाले यानी कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब सोने के भाव बिकने लगे। अब यूरोप को हर हाल में एक नया, सीधा और मुनाफे वाला समुद्री रास्ता चाहिए था। और इस मौके को भुनाने में सबसे आगे कौन आया? पुर्तगाल। उनके इरादे एकदम साफ थे, मसालों के व्यापार पर कब्जा करना, अरब और वेनिस के व्यापारियों की मोनोपोली को तोड़ना, ईसाई धर्म को फैलाना और जाहिर है बेहिसाब दौलत और ताकत हासिल करना। और इसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे नाविक को चुना गया जिसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था, वास्को द गामा। जरा इस सफर पर नजर डालिए। जुलाई 1497 में सिर्फ 4 जहाज़ों का एक छोटा सा बेड़ा पुर्तगाल से निकलता है। नवंबर आते आते वो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने यानी केप ऑफ गुड होप को पार कर लेते हैं, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी, नामुमकिन जैसी चुनौती मानी जाती थी। और फिर करीब करीब 10 महीने की मुश्किलों भरी यात्रा के बाद आखिरकार 20 मई 1498 को वो अपनी मंजिल भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। लेकिन जब द गामा के दल का एक आदमी जमीन पर उतरा तो उसे उत्तरी अफ्रीका के 2 व्यापारी मिले जो कैस्टिलियन और जेनोइस भाषाएं बोल सकते थे। सोचिए, और जो पहले शब्द उसे सुनने को मिले वो किसी स्वागत से बहुत दूर थे। वो शब्द थे, शैतान तुम्हें ले जाए, तुम यहाँ क्या करने आए हो। इससे पता चलता है कि दुनिया उस वक्त भी कितनी जुड़ी हुई थी। अब यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। पुर्तगाली दल को ये पक्का यकीन हो गया कि वो भारतीय ईसाइयों के देश में आ गए हैं। उन्हें लगा कि यहाँ के हिंदू ईसाई धर्म का ही कोई खोया हुआ पंथ है। जब वो स्थानीय मंदिरों में गए जिन्हें वो चर्च समझ रहे थे, तो उनका कन्फ्यूजन और बढ़ गया। उन्होंने वहां की मूर्तियों को संत बताया, जिनके दांत मुंह से 1 इंच बाहर निकले हुए थे और 4 या 5 भुजाएं थीं। असल में वो हिंदू देवी देवताओं को ईसाई संतों का कोई बहुत ही अजीब रूप समझ रहे थे। तो वास्को दी गामा की यात्रा ने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए तो खोल दिए, लेकिन इसका सबसे गहरा असर भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत के अंदर हुआ। इसने एक आत्मचिंतन और सुधार के नए दौर को जन्म दिया। पश्चिम से जो नए विचार और नई तकनीकें आईं, उन्होंने एक भारतीय पुनर्जागरण या कहें तो नवजागरण के लिए एक चिंगारी का काम किया। ये एक ऐसा दौर था जब सदियों से चली आ रही परंपराओं पर सवाल उठाए जाने लगे और समाज सुधार पर जोर दिया गया। और इस नई सोच की मशाल लेकर जो सबसे आगे आए वो थे राजा राम मोहन राय। उन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने तर्क के आधार पर प्राचीन हिंदू ग्रंथों की नई व्याख्या की और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की अवधारणा का समर्थन किया। उनकी सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी सती प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ। वो एक मजबूत योद्धा की तरह इसके खिलाफ खड़े हुए और उनके ही अथक प्रयासों से आखिरकार 1829 में इसे एक अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन राजा राम मोहन राय अकेले नहीं थे। ये तो बस एक शुरुआत थी। उनका काम एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा था। पूरे भारत में धर्म और सामाजिक अधिकारों में सुधार के लिए कई आंदोलन खड़े हो रहे थे। इस दौर के कुछ प्रमुख आंदोलनों पर नजर डालें तो एक तरफ राय का ब्रह्म समाज था,
जिसका लक्ष्य हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना था। दूसरी तरफ आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज था, जिसने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर जोर दिया। और फिर थे ज्योतिबा फूले, जिनका सत्यशोधक समाज सीधे सीधे उच्च जाति के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था। इन सभी सुधारकों में महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था, शिक्षा की कमी से ज्ञान की कमी होती है, जिससे नैतिकता की कमी होती है। देखिए कि शिक्षा की एक कमी समाज की क्या हालत कर सकती है। कितनी गहरी बात है। प्रार्थना समाज जैसे संगठनों का सामाजिक एजेंडा तो बिल्कुल साफ था। एक एक करके देखिए, जाति व्यवस्था का विरोध करना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और सबके लिए शादी की उम्र को बढ़ाना। तो कुल मिलाकर इस खुले दरवाजे की विरासत क्या रही? इसका असर दोहरा और बहुत उलझा हुआ था। इसके फायदे भी थे और नुकसान भी। इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ तो इसने भारत के बौद्धिक अलगाव को खत्म किया और एक तर्क संगत सोच को बढ़ावा दिया। लेकिन दूसरी तरफ इन सुधारों का असर ज्यादातर शहरों तक ही सीमित रहा और कभी-कभी इसने अनजाने में ही धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिक चेतना को भी बढ़ावा दे दिया। और हाँ, चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मिर्च। पुर्तगाली ही अपने साथ कई ऐसी नई फसलें लेकर आए जिन्होंने भारतीय रसोई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें मिर्च तो है ही, साथ में आलू, तंबाकू और पपीता भी शामिल हैं। तो अगली बार जब कोई तीखा खाना खाए तो याद रखिएगा कि इसका स्वाद 500 साल पुरानी एक यात्रा से जुड़ा है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, एक बहुत ही स्याह पहलू। इसी दरवाजे ने उपनिवेशवाद का रास्ता भी खोला। पुर्तगाली आए तो व्यापारी बनकर थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी बेहतर नेवी का इस्तेमाल करके व्यापार पर नियंत्रण किया और 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। और ये भारत में यूरोपीय शासन की एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी की बस शुरुआत थी। अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है, 1498 में जो एक दरवाज़ा खुला उसने भारत को दुनिया से एक नई तरीके से जोड़ा। व्यापार बढ़ा, नई चीज़ें आईं, नई सोच आई, लेकिन साथ ही गुलामी के एक लंबे दौर की शुरुआत भी हुई। तो सवाल ये उठता है कि जब एक संस्कृति दूसरे के लिए दरवाज़ा खोलती है तो उसके असली फायदे और नुकसान क्या होते हैं? इस पर सोचना आज भी बहुत ज़रूरी है।